कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम कंडीशन रेंडरिंग सीख ली थी, ऐसे ही ना। मैंने आपको बताया था हम अभी जिसमें काम कर रहे हैं उसको कहते हैं ग्लोबल ब्लॉक, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग ने हमें ये फीचर दिया था कि हम इस बड़े ब्लॉक के अंदर कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ब्लॉक बनाने का कंसेप्ट सेम उसी तरह है जिस तरह हम CSS में करते थे ना, मतलब कुछ स्टाइलिंग हम कुछ पर्टिकुलर टैग्स पे लगाना चाहते थे तो हम उसका ब्लॉक बनाते थे, सही है। इसमें भी सेम है कि हमने ब्लॉग बनाने हैं, किस वजह से, ताकि हम कुछ मतलब हाँ कुछ कोड को फ़ौरन ना रन करें, किसी चीज़ के हैपन होने पे रन कर सकें, ठीक है। अब इसमें हमने कंडीशनल रेंडरिंग उस दिन देखी थी, ऐसे ही ना। फिर मैंने कंट्रोल लगाने का सिंटैक्स आपको बताया था कि पहले कंट्रोल का नेम आता है, फिर पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस, ऐसे ही है कि नहीं। अच्छा, इन चीज़ों को साथ लेते हुए फिर हमने कंडीशंस लगानी सीखी थी, इफ़ का कंसेप्ट सीखा था पहला, ऐसे ही ना, जो क्या करता था कोड को कंडीशन के बेस पे रेंडर करता था, ऐसे ही है ना। उसके बाद हमने आगे चलते हुए इफ़ एल्स सिंपल इफ़ देखा था, इफ़ एल्स देखा था, इफ़ एल्स इफ़ देखा था, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इफ़ एल्स इफ़ क्यों हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशन, वो तो सिंपल इफ़ से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इफ लगाते हैं सर, वो सारा देखता है। वो तो उसने दूसरे में भी देखना है। जब उसने करेक्ट हो जाना है, उसने फिर नीचे भी देखना है। इस लगाएंगे जहाँ भी उसने करेक्ट आ गया वो नीचे नहीं रन करेगा, वहीं वो। अच्छा है, आप बताओ। टाइम ना हो, मेजर जो चीज़ है ना वो है टाइम, ठीक है। एक कोड जो है वो कितना टाइम ले रहा है चलने में, सही है। अब अगर आप सेपरेट इफ लगाते हो तो जितनी कंडीशन है उतना टाइम लगना है। सोचो एक पे अगर 1 सेकंड लग रहा है तो बाकियों में भी 1 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर हम बॉन्ड करते हैं इनको आपस में तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन है कि उसको 3 सेकंड भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, ऐसे ही है ना, 7 भी लग सकते हैं पूरे, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे पास चॉइसेस हैं कि टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन इसके वर्सेस अगर एक कंट्रोल हो जिसमें हमें पता है कि पूरा ही टाइम लगना है साथ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, सही है। इसलिए हमने चीज़ को मर्ज करके चलाना सीखा था, ऐसे ही ना, इफ़ एल्स इफ। अब हम इसी को ना, इसी से मिलता जुलता एक कंट्रोल है, मैचिंग स्टेटमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। ये स्विच स्टेटमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, उस दिन हमने एक प्रोग्राम लिखा था, वो क्या था, अगर इनपुट इक्वल है, वो डे वाला नहीं किया था, तो कंसोल करो संडे, ऐसे ही है ना। आगे एल्स इफ अगर इनपुट इक्वल है किसके, 3 लगा लें, स्ट्रिक ही चेक कर लें, 1, तो क्या प्रिंट करना है, मंडे। अगर 2 है तो ट्यूसडे, ऐसे ही है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है। और इसी तरह अगर इनपुट इक्वल टू 3 है तो वेडनेसडे, अगर 4 है तो थर्सडे, और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेम इसी तरह अगर 5 है तो फ्राइडे एंड देन, चलो 5 है तो फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, अगर 7 है तो 7 एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस दे देंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ये हमने उस दिन एक प्रोग्राम छोटा सा किया था, ऐसे ही। अच्छा, अब इसमें भला क्या है, इसमें हमने टाइम तो ठीक है बचा लिया, सही है। लेकिन यहाँ पर देखो मुझे कंडीशन कितनी रिपीट करनी पड़ी, ऐसे ही है ना। कोड बड़ा रिपीट हुआ है, एल्स इफ, फिर ये कंडीशन हाफ रिपीट हुई है, ऐसे ही है कि नहीं, कोड बहुत रिपीट हो रहे हैं। फिर हर बार मुझे एक नया केस करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ी, ऐसे ही है ना, मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं इसमें। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव उन्होंने हमें एक सोल्यूशन दिया है, उसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, स्विच स्टेटमेंट। इसमें और इफ एल्स में क्या फ़र्क है, जो इफ एल्स है ना,
बनाया गया था कंडीशन रेंडरिंग के लिए। किसके लिए? कंडीशंस के लिए। मतलब अगर आप चाहते हो ना कोई काम कंडीशंस के बिहाफ पर हो तो आप इफ एल्स यूज़ करोगे। लेकिन जो स्विच है ना, स्विच ये बनाया गया था मैचिंग केसेस के लिए। किसके लिए? मैचिंग के लिए। मतलब हमारे पास कोई रिजल्ट है या सोचो इनपुट ही है, उसको हमने मैच करना है डिफरेंट केसेस के साथ, ठीक है। इसमें आप स्विच करोगे यूज़। अगर आपने कंडीशंस लगानी है तो इफ एल्स यूज़ करोगे, ठीक है, इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसको लगाने का साइंटेक्स क्या है, क्योंकि ये भी एक कंट्रोल है, तो पहले कंट्रोल का नेम आएगा जो मेरे केस में है स्विच, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कंट्रोल लगाने का साइंटेक्स वही रहेगा। अच्छा, अब ये जो स्विच है ना, स्विच, इसमें ना आप मैचिंग के केसेस डिफाइन करते हो, ठीक है। कि अगर केस 1 हो या 0 था ना, अगर 0 हो तो संडे प्रिंट हो, इस तरह के ना केसेस डिफाइन करते हो। फिर आपका रिजल्ट जिस केस से मैच कर जाए ना, वो वाला केस चल जाता है, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे करने हैं, इसके अंदर एक कीवर्ड आप लगाते हो केस के नाम से। किस नाम से? केस। और यहाँ पर आगे डिफाइन करते हो कि मैच किससे करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ 0 अगर हो, 0 से मैच करो, अगर ट्रू है तो कंसोल कर दो क्या ये दोनों संडे मैचिंग का मतलब है स्विच स्टेटमेंट मैच करेगी। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों दे रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर पैरेंथेसिस में वो चीज़ देंगे जिसको मैच करना है। जैसे मैं कहता हूँ यूज़र इनपुट को मैच करो, सही है। अब ये यूज़र इनपुट केस 0 से मैच करेगी। अगर 0 हुआ, यूज़र इनपुट इक्वल हुई किसके? 0 के, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह बाकी केसेस भी आते हैं कि अगर 1 हो तो क्या हो, अगर 2 हो तो क्या हो, अगर 3 हो तो क्या हो, उसके बाद 4, 5 और 6, ठीक है। अब डेफिनेटली इनके कंसोल उठाने हैं, तो मैं सारे यहाँ से उठा लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो इसमें सारे लगा भी देते हैं आप। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। इस तरह ये केसेस मैंने डिफाइन कर दी। अब अगर यूज़र की इनपुट 0 के बराबर हुई तो ये ब्लॉक चल जाएगा, अगर 1 के बराबर हुई तो ये चल जाएगा, ठीक है। 2 के बराबर हुई तो ये चल जाएगा। इसी तरह सॉन केसेस मैच होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी से भी मैच नहीं की तो इफ एल्स में हम क्या करते थे? एल्स का ब्लॉक लगाते थे। इसमें ब्लॉक लगाते हैं डिफ़ॉल्ट। क्या लगाते हैं? डिफ़ॉल्ट के नाम से, ठीक है, जो रिप्लेस करता है एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। एल्स कब चलता होता था? जब कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। अब वो कंडीशन आप डिफ़ॉल्ट में दोगे अगर आप लगा रहे हो स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, सही है। बाकी सब कुछ वैसे ही चेक होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इफ स्टेटमेंट जो है ये बनाई गई है किसके लिए? कंडीशंस के लिए, और स्विच स्टेटमेंट मैचिंग केसेस के लिए डिफाइन करने की गई है कि आपने कोई रिजल्ट आपके पास प्रोड्यूस हुआ है, उसको मैच करना है डिफरेंट केसेस के साथ, फिर आप इस तरह से ये स्विच स्टेटमेंट लगाओगे, ठीक है। अब इसको चला के देखें, यहाँ पर इसको कर दें कंसोल और कमेंट, और यहाँ पर हम यूज़र नाम से बना भी लेते हैं यूज़र इनपुट इक्वल टू 0। तो कैसे चलाएंगे? नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। क्या आ रहा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इनवाइटेड इनपुट। ऐसा क्यों हुआ है? जब ये मैच हुआ है ना, मैच, अब यहाँ पर काम ये वही वाला कर रहे हैं, सिंपल इफ वाला, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था कि अगर, क्योंकि कोड चलना होता है टॉप टू बॉटम, अब अगर इससे वो मैच कर भी गया है ना, हमने कोई ऐसा कंट्रोल नहीं लगाया कि ये स्विच फिर यहाँ से स्किप हो जाए, ठीक है, ये वाले ना चले, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं मैंने लगाया, ऐसी है ना, इसलिए वो सारे चलाता है, सबके साथ मैच करता है। अब अगर आप कहते हो कि अगर 0 से मैच कर गया है
तो स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, ठीक है, मतलब बाकी ना चलें इसके, सही है। तो इसके बाद आप एक ब्रेक का कीवर्ड भी लगाते हो, ठीक है, ये सब पे लगाएंगे, सारी बात है। वो एक ब्रेक हो जाएगी। फिर जिससे मैच करेगा ये उसी के साथ वहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, फिर आगे नहीं स्विच स्टेटमेंट चलेगी। अब अगर मैं चलाऊंगा ना संडे है, तो यहाँ पर देखना सिर्फ संडे आएगा, ओके। अब इसके साथ मैच किया ना 0, तो ये चला है ब्लॉक और यहाँ से ब्रेक हो गया, मतलब स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया कंट्रोल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 3 या 4, तो अब क्या आएगा, थर्सडे, सही है। अब ओके, दोनों सही चल रहे हैं। सेम काम अगर हम इससे करें, इफ एल से, तब क्या होगा, तब भी यही होगा, ठीक है। टेस्ट कर लेते हैं, इसको करें कमेंट और इसको करें इनेबल। अब चलाएं आप, एरर है, एरर क्यों है, इनपुट इज नॉट डिफाइन, क्योंकि यूज़र इनपुट आएगा ना, यूज़र इनपुट, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आए तो क्या आ रहा है, थर्सडे, सही है, दोनों सही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट ना एक तरह से इफ स्टेटमेंट से ज़्यादा फास्ट भी है, ठीक है। एक ये भी इसकी ब्यूटी है, टाइम के हिसाब से स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा फास्ट है, हम ओके। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें स्विच करनी है। ले शाबाश। मैंने कहा है कि अगर तो मैचिंग केसेस है, ठीक है, कि आपके पास कोई रिजल्ट आया है किसी एक्सप्रेशन का, ठीक है, सोचो यहाँ पर मैंने एक कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा, उसका एक रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। अब उस रिजल्ट को अगर आपने मैच करना है ना डिफरेंट केसेस के साथ, आप कहते हो अगर 7 10 से मतलब यूज़र का जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ है 10 से छोटा है तो ये हो, अगर 20 से छोटा है तो ये हो, अगर 20 से बड़ा है तो ये हो, ये सारे केसेस, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन है, ऐसी है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 से बड़ा है या 20 से छोटा है, तो यहाँ पर तो कंडीशन लगेंगी डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं कहूँ जो रिजल्ट है अगर 10 के इक्वल है तो ये हो जाए, फिर मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँ। मैं यहाँ पर केस में 10 लिख दूँगा, ठीक है। अगर 10 हुआ तो अच्छा, ये नंबरिंग नहीं है, ऐसा ना समझो कि 0 1 2 3 सीक्वेंस चल रहा है, ये वो मैच केस है, ठीक है। वो मैचिंग में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि इससे मैच करो, ठीक है, समझ आ गई, ABCD जिससे आपने मैच करना है, ठीक है। वो हम अब यूज़र इनपुट को मैंने अगर ए से मैच करना है तो मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा, वो तो हमें खुद नहीं मैचिंग की। हाँ, ठीक है, समझ आ गई। स्विच स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट दोनों में फ़र्क क्या है, इफ स्टेटमेंट कंडीशंस के लिए और स्विच स्टेटमेंट मैचिंग केसेस के लिए, समझ आ गई। Yes. ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक तो था हमारा इफ़ का टॉपिक, ठीक है, और साथ मैचिंग केसेस थे। अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इनको हम नीचे ले जाते हैं। सर इसको हम कंडीशन भी कहते हैं, किसको, ये इफ एज सी प्लस प्लस में हमें पढ़ा था है नहीं, वहाँ हम टॉपिक जब कंडीशन उसमें आगे टाइप कंडीशन इसमें ये होती है, ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन तो ये है पैरेंथेसिस के अंदर जो हम पास करते हैं, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट और कंडीशन में बहुत फ़र्क है, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट चलती कंडीशन की बेस पे, ऐसे आप करें। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सिनेरियो बदलेंगे। वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स सपोज यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा होगा, ठीक है, जी मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना हेलो वर्ल्ड, जी अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये कितनी बार कंसोल होगा, एक बार, ऐसी है ना। मैं चाहता हूँ ये 5 बार कंसोल हो, क्या करेंगे, 5 बार लिख देंगे, ऐसी है ना, जी इसको 5 बार लिख देंगे, ऐसी है। जी अगर मैं आपसे कहूँ 50 बार करो, फिर 50 बार लिखेंगे, नहीं ऐसे ही। अगर मैं आपसे कहूँ 50 मिलियन बार रखना है, लिखना है, फिर एक बंदा रख लेंगे, सही है। नहीं फिर नंबर नहीं लिख सकते हैं, क्या मतलब, जिस तरह हम कंसोल लिख लो, कैसे, 0 फिर कोमा भी साथ लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जब 0 खत्म करो, 1 2 3 4 5,
अगर 50 बार लिखना हो तो 50 बार लिखेंगे, ऐसे ही है। इनको ही नीचे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, ऐसे ही है। अगर 10 मिलियन बार लिखना हो फिर बंदा रखेंगे, ऐसे ही है, जो कॉपी पेस्ट ही करेगा तो रोज़ दिन आ गया, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन था जो हमने अभी तक पढ़ा है, ऐसे ही है ना। उसके हिसाब से हमें यही समझ आ रहा था कि हम उसको 5 बार लिख दें, ऐसे ही है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, प्रोग्रामिंग में ना कोड की क्वालिटी पता चलती है कि यूज़र ने कितना कोड रिपीट किया है, ठीक है। अगर उसने कोड बहुत रिपीट किया है फिर वो एक अच्छा कोड नहीं होता, ठीक है। इसलिए कोड जितना कम रिपीट हो ना उतना अच्छा होता है, सही है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 100 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, चलो बड़ी नहीं जाते, छोटा ही रखते हैं, तो अगर मैं 100 बार लिखूँगा तो कोड तो सारा रिपीट हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो कोड में क्वालिटी नहीं है, सही है। अच्छा, इसके अगेंस्ट फिर हमें प्रोग्रामिंग एक कंट्रोल देती है, वो कहती है कि आप इस पे लगा दो लूप। क्या लगा दो? लूप। लूप समझते हो? लूप क्या होता है? बार बार चलने वाला। जिस तरह वो रिंग होता है ना, रिंग समझो, रिंग पे हमने कोई बॉल छोड़ी है, वो बॉल घूमती जाएगी, ऐसे ही है ना, जब तक कि वो उसके खुद ना रुक जाए, ऐसे ही ना, वो चलती जाएगी, ऐसे है कि नहीं। या लेट्स सपोज अगर मैं ना रोकूंगा उसको तो वो रुकेगी नहीं। वो रिंग के अंदर अगर मैं बॉल शिफ्ट कर दूं तो उसमें घूम ही जाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, पॉइंट नहीं होता ये 10 डाउनलोड पे आगे हमेशा रुकती होती है रिंग में अगर बॉल छोड़ें, सही है, क्योंकि वो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है ना, तो इस वजह से वो डाउनलोड पे आगे रुकती है। लेकिन हमारा केस वो नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने जो कोड रिपीट करना है ना, अब उसको बार बार रिपीट करूँगा, बार बार लिखूँगा तो कोड में क्वालिटी ख़राब होगी, ऐसी। अब प्रोग्रामिंग हमें एक कंट्रोल देती है लूप्स का, ठीक है। वो कहती है कि आप कोई ऐसा कोड जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, पहला केस है कि कोड रिपीट हो रहा है, उसको लूप करेंगे। दूसरा केस, अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ 0 से 100 तक नंबर प्रिंट करो, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है एक, ऐसी है कि नहीं, इसमें लूप लगेगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ 100 में से जो प्राइम नंबर है उनको करो कंसोल, अब 0 से 100 तक जाना है, ये रेंज है, तो जाएंगे कैसे? लूप के ज़रिए से, ठीक है। यहाँ पर लूप लगेगी, सही है। ये 3-4 केसेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एक, अगर कोई काम रिपीट हो रहा है ना, कोड रिपीट करना है, वहाँ लूप लगेगी। फिर अगर सीक्वेंस में कोई चीज़ प्रिंट करनी है, वहाँ लूप लगेगी। फिर अगर कुछ रेंज में से कुछ डाटा निकालना है, कोई रेंज है उसमें से कुछ डाटा निकालना है, तो उस रेंज सारी से गुजरना है ना, फिर ही उसमें से फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 0 से 100 तक में जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं ना, या ओड नंबर आ रहे हैं, वो सारे फैच करो। अब 0 से 100 तक चलाएंगे ना लूप, सही है, फिर ही मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा नंबर ओड है, ऐसी है कि नहीं। तो यहाँ पर लूप लगेगी, सही है। इस तरह के बहुत केसेस बन जाते हैं, ठीक है। लूप की डेफिनेशन बन जाएगी रिपीटेड, जो भी हमने चीज कर ली, रिपीटेड चीज, ठीक है। कोड अगर ज़्यादा कॉपी हम कर रहे हैं उसको लूप लगाना चाहिए, लूप लगाना चाहिए। इस तरह हमने 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, उस पर लूप लगेगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ें 12th क्लास में या 11th क्लास में थिंक है, ऐसी है कि नहीं? 12th में है, सही है। सी पर कंप्यूटर की बुक में बेशक सी है, कंट्रोल तो सेम है। 10 के सी में भी ऐसे ही होता है, सही है। पढ़ी थी मैंने लेकिन भूल गया। अच्छा, वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे आपने क्वेश्चन किया ना, मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप एजुकेशन में सही तरह तवज्जो नहीं दी है, सही है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर तवज्जो देना, ठीक है। अच्छा, अब लूप भी क्या है? कंट्रोल है, ऐसे ही है ना। अब कंट्रोल लगाने का साइंटेक्स क्या था? कंट्रोल का नेम, पैरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर सेम उसी तरह मैं एक यहाँ पर लूप लिखता हूँ, पहले इसका साइंटेक्स समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे केस में लूप होगी वाइल, क्या होगी? वाइल लूप, ठीक है। तो पहले कंट्रोल का नेम आ गया, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस। ये तो कंट्रोल लगाने का साइंटेक्स है, हमें पता है, ऐसी है कि नहीं? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये भी पता है कि ये पैरेंथेसिस किस लिए होती है? कंडीशन लगाने के लिए, ऐसी है ना, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी लूप की बातें आती हैं ना, लूप लगाने की बात, तो 3 चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी है। मतलब 3 चीज़ें आपने लूप लगाने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। मतलब पहली चीज़ कि वो लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ टेबल प्रिंट करो, और टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो 1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब जाता कहाँ तक है? जाता तो बहुत आगे तक है, लेकिन हम 10 तक रखते हैं, ऐसे ही है ना। तो 10 मेरा
एंडिंग पॉइंट है, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। पहली चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगी, दूसरा एंडिंग पॉइंट बताना है कि कहाँ तक जाएगी, ठीक है। और तीसरा आपने बताना है कि कैसे जाएगी, ठीक है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट, तीसरा आपने बताना है जाना कैसे, ठीक है। समझ आ गई? ये तीन चीज़ें हमेशा चाहिए होंगी जब भी आपने लूप लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें लगाएंगे कैसे? आप एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। उसको आप इनिशियल पॉइंट कह दें या सिर्फ आई कह दें, सही है। मैं इसको कहता हूँ 1, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रख लिया है 1। आपने स्टार्टिंग पॉइंट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है अपना, ओके। फिर आपने यहाँ पे बताना है कि ये जाएगा कैसे। लेट्स सपोज मेरा एंडिंग पॉइंट है 100, क्या है 100, या मैंने ये हेलो वर्ड को 10 बार कंसोल करना था तो 10 लगे। मेरा एंडिंग पॉइंट 5 बार करना था, 5 मेरा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट होके 5 तक जाना है, ये आपने डिफाइन करना है इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। मतलब हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ जब तक आई छोटा है 5 से तब तक ये चले, सही है। ये मैंने एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया, ओके। इस ब्लॉक के अंदर मैं वो चीज़ बताऊंगा जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलेगी, ठीक है। मतलब इस ब्लॉक के अंदर मैं वो बताऊंगा जो रिपीट करना है, ओके। अब रिपीट क्या करना था, हेलो वर्ड, इसको इसके अंदर ले लूँगा, ठीक है जी। 4 बार चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो आखिरी बार 5 होगा ना तो वो खल, तो इसके लिए हम कर देते हैं लेस देन इक्वल, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया, एंडिंग पॉइंट भी बता दिया, तो ये लूप है कि नहीं है? सर आपने ये नहीं बताया कैसे जाएगा कैसे, ऐसे है ना, ये नहीं बताया, ठीक है। अब ये कैसे बताते हैं, आप लगाते हो इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या लगाते हो? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये मैंने आपको पढ़ाए थे आई थिंक अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ ही, किसके साथ पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? हाँ, एक ऐड करता है एक माइनस करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर से देखो ना, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये 1 1 के इंक्रीमेंट से चले, मतलब सीक्वेंस में 1 2 3 4 5, तो कितने का इंक्रीमेंट करूँगा? 1 का, ठीक है। तो कैसे करूँगा? एक तो तरीका मैं लिखूँ i इक्वल टू i प्लस 1, तब भी काम हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको चलाऊँ तो चलना चाहिए, ये देखो कितनी बार आ गया, 5 तक, ऐसे ही है ना। एक तरीके ये करने की बजाय आप लिख दो i प्लस प्लस, ठीक है। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब भी देखो काम सेम, सही है। अब अगर मैंने साथ काउंटिंग भी प्रिंट करनी हो तो क्या करूँगा? कॉमा लगा के i भी साथ दे दूंगा, अब साथ काउंटिंग भी आ जाएगी। देखो पहले i में 1 था तो 1 आ गया, दूसरी बार लूप चली। अच्छा, बेस जो लूप घूमती है ना वापस, वो इस स्टेप से घूमती है, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको स्टार्ट में लगा दूं फिर एंड पे ही क्यों लगाया? स्टार्ट में लगाता हूं फिर क्या होगा? पहले वो मेरा ये कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। वो यहाँ से ही वापस जाता रहेगा, सही है। यहाँ पर i में कितना होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, वो यहाँ पर दोबारा कंडीशन चेक आ जाएगा, इस कोड पे जाएगा ही नहीं, सही है। इस वजह से हम जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है हमेशा बॉडी के एंड पे लगाते हैं कि लास्ट से दोबारा वो मूव करे वापस, ठीक है। और मूव करवाना इसी नहीं है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इस चेंज नहीं वो लूप को दोबारा घुमाना होता है। अगर ये ना लगाएंगे तो लूप नहीं चल। ये हमने अल्फाबेट लिखने हो गए इस तरह करेंगे, मतलब ये बार काउंटिंग में आ रहा है, अगर हम A B C D लिख सकते हैं नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए फिर हमें स्टार्टिंग पॉइंट अल्फाबेट में देना चाहिए। हाँ, ABC में देने पड़ेंगे फिर हमें, ठीक है। लेकिन हम ऐसा पंगा करेंगे नहीं, ठीक है। हम काउंटिंग में रखेंगे जो स्टैंडर्ड है। अच्छा, यहाँ पर देखें आप। अच्छा, मैंने आपको बताया ये जो चीज़ है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब देखो चलता कैसे है ये। पहली बार कोड लाइन नंबर 2 पे कोड इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। i इक्वल था 1 के। अब लाइन नंबर 2 पे कंट्रोल आया, उसने देखा कि यहाँ पर एक लूप लगी है और लूप ने चलना है जब तक i छोटा या इक्वल नहीं हो जाता 5 के। फिर वो यहाँ पर उसने रखा 1 छोटा था 5 से, तो कंडीशन क्या थी? ट्रू थी, तो ये ब्लॉक ने चलना था ऐसे ही। और इस ब्लॉक के अंदर हमने वो कोड रखना था जिसको हमने रिपीट करना था, चलाना था, ऐसे ही है ना। वो मैंने रख दिया, ओके। अब लाइन नंबर 3 चली, ओके।
फिर लाइन नंबर 4 पे वो आया, उसने देखा कि आई में एक इंक्रीमेंट हुआ है। असल चीज़ उसने यहाँ से वापस जाना है, ठीक है। जब इसमें इंक्रीमेंट होना है उसने वापस जाना है आई के पास। अब उसमें 1 + 1 2 करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ये चलाएगा। इसी तरह सॉन जैसे इसमें 5 होगा ना, तो 5 छोटा है इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, सॉरी 6 की बात। जब 6 छोटा नहीं है, इक्वल भी नहीं है 5 के, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। क्या आ जाएगी, लूप टर्मिनेट, मतलब लूप खत्म होने को हम कहते हैं टर्मिनेट। सही है। अच्छा, अब अगर आई थिंक यार आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं पढ़ा था, साइड में ऑपरेटर के साथ में पढ़ाया था। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। वो साइड में ऑपरेटर जब प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल, एक और भी चीज़ होती है इसमें, बस प्लस माइनस नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आई num1 = 1, सही है, और कंसोल करूँ num1 को, तो क्या आएगा 1, ऐसे ही है ना। अब अगर इसमें 1 प्लस करना है तो हमें पता है, आपने बताया आई प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल ऐसे ही है ना। तो आ जाएगा, तो सॉरी num1 करेंगे ना प्लस प्लस, num1 प्लस प्लस, तो आ जाएगा 2, ऐसे ही है ना। ये तो आपने पढ़ा हो। अब ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर माइनस माइनस करेंगे तो अब 0 हो, सही है, क्योंकि उसमें 1 है ना, तो 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ना, इनकी 2 टाइप्स हैं। कितने, 2। एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है पोस्ट फिक्स, ठीक है। जो प्रीफिक्स होते हैं ना, इंक्रीमेंट की बात अगर हम करें, उसमें प्लस प्लस पहले आता है। क्या आता है, पहले आता है प्लस प्लस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं, हमें पता है एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में स्टोर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं num2 को प्रिंट करूँ तो क्या आना चाहिए, आप बताएं। या लेट्स सपोज अभी हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल, सही है, मैंने सिंपली प्लस कर दिया, तो अब भी आउटपुट क्या होगी 2, 1 में 1 प्लस हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर प्री करना है तो प्लस पहले लगाना है, अगर पोस्ट करना है तो बाद में लगाना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के पीछे एक कंसेप्ट भी है, सही नहीं, मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आके एक बना लें वेरिएबल, ठीक है, इसको कहते हैं num2। अब अगर मैं num2 को कंसोल करूँ तो क्या आना चाहिए आपके ख्याल में, num2 की वैल्यू है, या लेट्स सपोज आपकी आसानी के लिए हम वैसे ही कर लेते, ऐसे कर लो। दोनों में कोई चेंज था नहीं था, ऐसे ही है ना। दोनों ने एक एक इंक्रीमेंट किया था, चाहे पहले लगा लेते चाहे बाद में लगा लेते, ऐसे ही है ना। अब मैं आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसमें 2 आना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सही है। ये दोनों में डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में। अगर आप पोस्ट फिक्स लगाते हो ना, कि बाद में लगाते हो, ठीक है। अब होगा क्या कि इंक्रीमेंट होना है बाद में, पहले इसने num1 में जो भी पढ़ा होगा वो num2 को असाइन कर देना, ठीक है। अगर मैं इसके साथ num1 को भी कंसोल करूँ ना, तो यहाँ पर देखना उसमें 2 होगा लेकिन हमारे में 1 होगा, ऐसे ही हो रहा है कि नहीं। num1 में कितने हैं, 2, num1 में 2 और num2 में 1। ऐसा क्यों है, क्योंकि num1 देखो अपडेट हो रहा है, लेकिन जो num2 की वैल्यू ना, ये डिपेंडेंट है प्री या पोस्ट पे। अगर आपने पोस्ट लगाया ना, तो इसने पहले असाइन कर देनी है, बाद में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। पहले उसमें क्या पड़ा था 1, तो 1 इसने असाइन कर दिया num2, उसके बाद इसने इंक्रीमेंट किया उसमें, ठीक है। ये पोस्ट फिक्स के केस में होगा। अब अगर आप लगाते हो ना प्लस प्लस पहले, मतलब प्री फिक्स, अब ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में ये वैल्यू स्टोर करेगा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब दोनों में 2 2 आएगा, सही है, समझ आ गई। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या फ़र्क है, प्रीफिक्स ने पहले ऐड करना है, बाद में असाइन करना है, और पोस्ट फिक्स ने पहले असाइन करना है फिर ऐड करना है। लेकिन ऐड दोनों केस में होना ही होना है, इतनी कन्फर्म, सही है, समझ आ गई। सेम केसेस डिक्रीमेंट में, अगर आप शुरू में डिक्रीमेंट लगा दो तो पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा, सही है, तो यहाँ आ जाएगा 0 0। अगर आप लगा दो बाद में डिक्रीमेंट, तो पहले असाइन करेगा बाद में डिक्रीमेंट करेगा, सही है।
समझ आ गई दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की टाइप कितनी है। ओके, अब हम यहाँ पर वापस आते हैं। इसको करने की मिनट, इसको भी हम नीचे ले जाते हैं यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पर इसको आए, अब अगर सेम काम मैं यहाँ पर करूँ, प्लस प्लस पहले लगाऊँ, क्या होगा? पहले वैल्यू ऐड होगा फिर पहले ऐड करेगा फिर साइन करेगा। इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं बाद में लगा लूँ पहले लगा लूँ, ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि मैं वेरिएबल के अंदर नहीं ना इसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो उसको अपडेट कर रहा हूँ। जब मैंने नीचे भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाया था, num2 में स्टोर करने से पहले वो इंक्रीमेंट कर रहा था ना, चाहे बाद में लगा लें चाहे पहले लगा लें। लेकिन अगर आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो ना, फिर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले देखना है कि वो प्री में है कि पोस्ट में है। प्री में है तो पहले ऐड करेगा फिर असाइन करेगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं ऐसे करूं, आपसे मैं कहूं कि num2 num1 प्लस प्लस 2 प्लस num1, अब मुझे बताएंगे कि num2 में क्या आएगा, num1 में क्या आएगा? नंबर में तो 2 आएगा। num2 में क्या आएगा? 4 तो ये आएगा 3 आएगा। सही है। कैसे? मैंने बताया था कि पहले इसने असाइन कर देनी है, बाद में इसने इंक्रीमेंट करना है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। बाद में इसने की है इंक्रीमेंट। समझ आ गई? ओके है कि नहीं? ठीक है। बस इस केस में जब आप वैल्यू में स्टोर कर रहे हो ना, उसको वेरिएबल में किसी में स्टोर कर रहे हो, तब आपने प्री और पोस्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। उनके बिहाफ पे ही सारा काम करना है। लेकिन जब हम सेपरेट ही कर रहे हैं, बिल्कुल सिंगल रख रहे हैं, तब हमें प्री और पोस्ट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो प्री में लगा लें, वो पोस्ट में लगा लें, वो इंक्रीमेंट होना ही होना है। सर वेरिएबल का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा? मीन आप कहें वेरिएबल की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो हो रही है ना चेंज, वो डिपेंड बस इस पे कर रही है कि पोस्ट है कि प्री, ठीक है। देखो इंक्रीमेंट होना ही होना है 1 में, ठीक है, चाहे प्री लगा रहे हैं चाहे पोस्ट लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप वो स्टोर कर रहे हो ना किसी वेरिएबल के अंदर, वहां पे पंगा है। वहां पे देखना पड़ेगा कि प्री है कि पोस्ट है। प्री है तो पहले सिंगल वैल्यू वहां तो होना ही होना है, होना ही होना है, ठीक है। इसमें भी होना ही होना है। यहाँ पर देखो ये कर ही रहा था ऐसे ही कि नहीं, num2 में num1 में मुझे 2 आ रहा था, ऐसे ही है ना, num2 में 3 आ रहा था, ठीक है। इसने num1 में वैल्यू ऐड करनी ही करनी, ठीक है। बस जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ ना, उसमें स्टोर जिसमें करना है उसमें इसने चेक करना है कि प्री है कि पोस्ट। सही है, समझ आ गई? अच्छा, लेकिन यहाँ पर है सिंगल। सिंगल में आप पहले लगा लें बाद में लगा लें, इंक्रीमेंट होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सही आ रहा है 1 2 3 4 5। समझ आ गई? ओके। अब अगर मैं लेट्स सपोज आपसे ये लूप की सिंटैक्स समझ आ गए? पहले आपने, अगर मैं आपसे कोई लूप बताना चाहूँ, आपसे पूछूं कि ये लूप है कि नहीं, आप क्या उसमें देखोगे? आप वो 3 चीज़ें देखोगे। पहला, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं। दूसरा, उसका एंडिंग पॉइंट मीन कंडीशन, ठीक है। एंडिंग पॉइंट हम बताते हैं कंडीशन के थ्रू, ठीक है, कि कहाँ तक चलनी है। उसके बाद कैसे चलती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा है कि नहीं। सही है। ज़रूरी नहीं होता इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट में 1 होता है, सही है। तो हम ज़्यादा में भी कर लेते हैं, ठीक है। हम 2 के इंक्रीमेंट से भी चलाते हैं, ऐसे है कि नहीं। तो तीसरी चीज़ है उसने जाना कैसे है उस एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, अब हम थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ एक प्रोग्राम लिखें, स्टेटमेंट क्या होगी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 100, ठीक है। आपने 0 से 100 की रेंज में जितने इवन नंबर आ रहे हैं ना, वो प्रिंट करने या उनका सम निकालना है। या लेट्स सपोज और थोड़ा आसान करते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। टू प्रिंट 0 to 20
काउंटिंग, ठीक है, सिंपल 0 से 20 तक काउंटिंग प्रिंट करनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, प्रिंट करनी कैसी है। वैसे अगर मैं इस पर चलाऊँ लूप तो कितनी बार चलेगी, 20 बार, ऐसी है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ 5 बार चले। कितनी बार चले, 5 बार, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, वेरिएबल आई इसको ही नीचे ले लेते हैं, चलो ख़त्म करते हैं, 12 लिख लेते हैं। कैसे होगा, पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, ऐसे ही है ना। तो 0 से स्टार्ट करना है, ओके। फिर कंट्रोल लगाएंगे वाइल पैरेंथेसिस और कैलिब्रेसिस। अब जाना कहाँ तक था, 5 जब तक आई छोटा या इक्वल नहीं हो जाता 20 के, ऐसे ही है ना। यहाँ तक हमने जाना था, ओके। और प्रिंट क्या करना था, आई को, काउंटिंग, क्योंकि काउंटिंग मेरी आई में ही आ रही है, ऐसी है ना। अब आगे बात थी कि जाना कैसे है, सिर्फ 5 बार प्रिंट का मतलब 5 बार लूप चले। अभी तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये 20 बार चलेगी, लेकिन मैंने 5 बार चलाना। 20 को 5 कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। नहीं, जाना 20 तक ही है, लेकिन जाना सिर्फ, मैं कहता हूँ कि लूप बस 5 दफ़ा चले, 5 दफ़ा चलने में ये 20 तक पहुँच जाए, सही है। 4 का इंक्रीमेंट करेंगे, सही है। यहाँ पर कैसे करेंगे, i इक्वल टू आई प्लस 4, ठीक है। तो अब ये कितनी बार चला है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा 5 टाइम, सही है, सही चल रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई पंगा तो नहीं हो गया, पहली बार 1 आया तो 1 5 नहीं, सही है। पहली बार में यहाँ पर 1 आएगा ना, तो 1 प्रिंट हुआ, बाद में 4 प्लस हुआ 5 हो गया, 5 आ, ठीक है। फिर 4, फिर 9, सही है। इस तरह वो 17 तक गया है, 17 में प्लस 4 करते 21 चला जाना था। मेरी कंडीशन फास्ट थी तो उसने यहाँ पर लूप को टर्मिनेट कर दिया, सही है। समझ आ गई इसकी, ओके। कि डिपेंड नहीं, ऐसा नहीं है कि हम 1 के इंक्रीमेंट से चलाएं, कभी कभी हम 2 इंक्रीमेंट से भी चलाते हैं, 5 के इंक्रीमेंट से भी चलाते हैं, ठीक है। तो इस पे नहीं फेडअप रहना कि ये एक बार ही चलेगी। इसकी समझ आ गई। अब हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। सर उसकी जगह में आई प्लस 4 नहीं लिख सकते? किसकी जगह पर, आई इक्वल टू आई प्लस 4 की जगह आई डबल इंक्रीमेंट 4 नहीं, आई इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं। नहीं, जिस तरह आई प्लस प्लस लिखा है ना, उससे आई प्लस 4 लिखिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो इसी तरह होगा, आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। सी में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, सही है। डबल प्लस इक्वल, डबल प्लस करेंगे तो वो एक का इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन मैंने 4 के इंक्रीमेंट से चलानी थी, तो मुझे इंक्रीमेंट 4 का करना पड़ना था, ठीक है। एक तरीके ऐसे लिख लो, या फिर पूरा लिख लो आई प्लस 4, ठीक है। अब हम उस प्रोग्राम पे आते हैं, टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 100। अब मैं कह रहा हूँ 1 से 100 तक जितने भी इसमें इवन नंबर आ रहे हैं ना, उनका सम लेना है। अब कैसे करेंगे, पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, वी आर इक्वल टू 1, उसके बाद वाइल लूप, इसमें करेंगे आई जब तक छोटा और इक्वल नहीं हो जाता 100 के। अब स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया, एंडिंग पॉइंट भी बता दिया। अब मैंने क्या है, सम ऑफ इवन नंबर, ऑल इवन नंबर, सम निकालना है, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, नंबर नहीं प्रिंट करने, उनको सम निकालना। 100 में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं ना, उन सब का सम निकालना है, सही है। 2 + 4 + 6, हाँ ऐसे ही है, सही है। अब कैसे करें, सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत आसान है। सर उसके
नहीं, और थोड़ा सोचो, 0 से 100 की रेंज है, ठीक है, उस रेंज में से इवन नंबर निकालने हैं, क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ लगाएंगे, सही है? कैसे? इफ आई का मॉडुलस लो 2 से अगर इक्वल है 0 के, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बाहर बना लेते हैं, वी आर सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, बाय डिफॉल्ट उसमें 0 रखें, ठीक है, और आई सम प्लस इक्वल टू आई कर, ठीक है, ओके है कि नहीं? और हर बार बाद में आई प्लस प्लस, अब चल जाएगा काम। 1 और मैंने सम में एक स्टोर करवा लिया 0 में, ठीक है, लूप चलेगी 1 से 100 तक, ठीक है, पहली बार आएगी 1, ऐसे ही है, 1 मॉडुलस 2 नहीं होता डिवाइड इस पे, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 आएगा, 2 डिवाइड होता है 2 पे, वो सम में 2 ऐड कर देगा, ठीक है, तो अब देखते हैं कितना आता है, एरर आता है, सही है, एरर क्यों है? सम इज अच्छा, सम ऑफ ऑल इवन नंबर है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पर आए और यहाँ पर सब कुछ होने के बाद कंसोल करवा लें सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स को, तो आ जाएगा 2550, ठीक है, मतलब 2550। अब अगर हम देखें हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, तो हम ये उठा के देते हैं JBT को, इससे पूछ लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। और कोड नहीं लेना, अब मेरा सिंपल सा प्रोग्राम 2550, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ओड नंबर का सम लेना है, फिर और नंबर लिख दे, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ इवन का भी लेना है, ओड का भी लेना है, इवन मतलब अगर 2 है तो इवन नंबर में प्लस हो, अगर 3 है तो ओड नंबर में प्लस हो, तो यहाँ पर फिर आउटपुट आएंगे, 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल और यहाँ पर करेंगे और ओड, ठीक है, तो इस कंडीशन में लगा, यहाँ पर एल्स का केस लगा देंगे कि अगर 2 पे डिवाइड नहीं होते तो, क्योंकि नंबर्स 2 ही तरह के होते हैं, या इवन या ऑड, ठीक है, तो ऑड नंबर में हम, अगर इवन नंबर नहीं होगा तो ऑड होगा ना, तो ऑड को मैं ऑड में प्लस कर दूंगा, ठीक है, और इसमें इसके साथ में सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स को भी कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2550 और 2500, सही है, समझ आ गई इसकी, इवन नंबर ऑड नंबर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये थी वाइल लूप। अब लेट्स सपोज हमें पता है ये लूप नहीं चलना है, इसको मैं करता हूँ, बाहर पूरा डीजे चल रहा है, हमें पता है ये काउंटिंग ने तो चलना है, मतलब ब्लॉक नहीं चलना है जब ये कंडीशन ट्रू होनी, अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाए फिर ये नहीं चलेगा, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक लूप आती है, उसको कहते हैं डू वाइल लूप। क्या कहते हैं? डू वाइल लूप। इसका सिंटैक्स क्या है? इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, पहले इनिशियल पॉइंट बताएंगे। अब ये लूप है तो इसमें भी कितनी चीज़ें होंगी? 3, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इसको ना लगाने का थोड़ा सिंटैक्स चेंज, मैंने आपको बताया था कंट्रोल लगाना है तो पहले कंट्रोल का नेम, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस। लेकिन इसकी जो पैरेंथेसिस है ना वो इस ब्लॉक के बाद आती हैं, ठीक है, वो इस ब्लॉक के बाद आती हैं। इसका बस ये फ़र्क है, उसकी पहले आती है, उसकी नहीं, जितने भी कंट्रोल्स हैं ना जावास्क्रिप्ट में उन सब की पैरेंथेसिस पहले ही आती है। ये एक वाहिद ऐसा कंट्रोल है जिसकी पैरेंथेसिस बाद में आती है, डू वाइल, बस एक ही, ठीक है। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज हमें पता है ये लूप है तो इसने भी क्या करना है, चीज़ों को बार बार प्रिंट करना है, ऐसे ही है ना। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे हेलो वर्ल्ड, सही है, और बाद में इंक्रीमेंट भी लगा देंगे i++। यहाँ पर आप अपना कंडीशन लगाओगे,
ठीक है, लास्ट पे लगाना, लास्ट पे लगानी, पहले हम स्टार्टिंग पे लगा सकते हैं। सही है। एरर क्यों दे रहे हैं, सर वो वाइल ही लिखा सॉरी वाइल भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें ना तो मैं कह रहा हूँ ये काम करो, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। वाइल का मतलब होता है जब तक, सही है। तो डू मतलब ये करो, सही है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, सही है। तो ये भी क्या करेगी, 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट करिए, ठीक है। लेकिन इसमें इसकी ब्यूटी क्या है, अगर लेट्स सपोज मैं करता हूँ आई बड़ा है 5 से, तो मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसने एक बार चलना ही चलना, ठीक है। ये लूप ने एक बार चलना ही चलना है, चाहे कंडीशन है फॉल्स है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना, इसमें ब्लॉक पहले आ रहा है, मतलब कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में लूप चलनी स्टार्ट होती है, सही है ना। इस वजह से ये लूप एक बार चलती चलती है। तो हमारे पास लॉजिक लगाने में अक्सर का लॉजिक बिल्डिंग में ऐसा भी केस आता है कि हमें एक बार लूप को चलाना ही चलाना होता है, फिर हम डू वाइल यूज़ करते हैं। वाइल और डू वाइल में फ़र्क क्या है, वाइल ने अगर कंडीशन फॉल्स है तो नहीं चलना, सही है, और डू ने एक बार चलना ही चलना, चाहे कंडीशन फॉल्स है। चलना किस बिहाफ पे है, मतलब क्यों इसने एक बार चलना है, क्योंकि इसकी बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है, सही है, समझ आ गई, ओके। और क्या इसमें फ़र्क है, इसका पैरेंथेसिस बाद में आती है, ठीक है, समझ आ गई, उसकी पैरेंथेसिस पहले आती है, कंडीशन बाद में आएगी तो parentheses भी बाद में। ऐसे ही उसमें पैरेंथेसिस पहले आती थी, ठीक है, कंडीशन पहले आती थी, इसमें कंडीशन बाद में आती है, पैरेंथेसिस बाद में आती है, समझ आ गई। अब ये 2 मेजर लूप्स आज हमने कवर की हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आज आप, ओके।